नमस्कार। कलगी बाजरे की अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदनी या चंपे की कली जैसे पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से करते हैं। उनके अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेमिका की सुंदरता के निकट हैं। ये दोनों चीजें शहरवासियों के लिए जूही के फूलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कवि इन दोनों की सादगी भरी शोभा से इतने प्रभावित हैं कि वे इनके माध्यम से सारी सृष्टि को अपने निकट महसूस करने लगते हैं। आइए कलगी बाजरे की कविता को समझने का प्रयास करते हैं। हरी बिछली घास, बिछली अर्थात चिकनी या फिसलन भरी घास, डोलती हिलती हुई कलगी बाली अथवा चोटी, छरहरे पतले से बाजरे की, बाजरा एक प्रकार का अनाज है। तो कवि अपनी प्रेमिका को चिकनी हरी घास कहना चाहते हैं या फिर पतले से बाजरे की हिलती हुई बाली कहना चाहते हैं। अगर मैं तुमको ललाती, ललाती अर्थात ढलते सूरज की किरणों से लाल होती हुई, सांझ, संध्या या फिर शाम का समय के नभ की, नभ अर्थात आकाश, अकेली तारिका, तारिका अर्थात तारा अब नहीं कहता। कवि प्रश्न करते हैं कि अगर मैं तुमको लाल होती हुई शाम के समय आकाश में चमकने वाली तारिका या तारा नहीं कहता, या शरद अर्थात मॉनसून के बाद का समय, अक्टूबर या नवंबर की जो ऋतु है, भोर की, भोर अर्थात सुबह, निहार, निहार का अर्थ है कोहरा या पाला, नहाई अर्थात ढकी हुई, कुई, कुई एक प्रकार का जलीय पौधा होता है जिसमें कमल की तरह सफेद मगर आकार में छोटे फूल लगते हैं। इसे कुमुदनी भी कहा जाता है। तो कवि पूछते हैं कि मैं तुम्हें शरद ऋतु की सुबह में कोहरे या पाले से ढकी हुई कुमुदनी अगर नहीं कहता, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो टटकी अर्थात ताजा खिली हुई, चंपे की कली, चंपा एक प्रकार का फूल, वगैरह तो इत्यादि। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें तारा नहीं कहता, कुमुदनी नहीं कहता या चंपे की कली नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, उथला अर्थात कम गहराई वाला, कम भावनाओं वाला, या कि सूना है, सूना अर्थात खाली, भावना शून्य, संवेदना शून्य। तो कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें तारा, कुमुदनी या चंपे की कली नहीं कह रहा हूं, तो इसका कारण ये नहीं है कि मेरा हृदय बहुत कम भावनाओं वाला है या भावनाओं से रहित है, या कि मेरा प्यार मैला है, या फिर मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति वो खोट वाला है या बासी हो गया है, बल्कि केवल यही, बल्कि इसका कारण ये है कि ये उपमान मैले हो गए हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार को समझना आवश्यक है। कविता में उपमा अलंकार वहां होता है जहां पर दो चीजों की तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो सीता उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, या फिर चरण कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान है। कवि कह रहे हैं कि इस बदलाव का कारण ये है कि ये जो उपमान है, तारा, कुमुदनी या चंपे की कली, ये सभी पुराने या बासी हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। देवता अर्थात इनके भीतर की शक्ति या अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता। प्रतीक ऐसा शब्द होता है जो किसी अप्रत्यक्ष अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे दीपक आशा का प्रतीक है और अंधेरा निराशा का प्रतीक है। कूच करना अर्थात निकल जाना, चले जाना। तो इन प्रतीकों में जो अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता थी वो अब नष्ट हो गई है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बासन अर्थात बर्तन, मुलम्मा बर्तन की चमक, उस पर चढ़ाया गया पानी या फिर पॉलिश। तो कवि कह रहे हैं कि कभी कभी बर्तन को यदि हम ज्यादा घिस देते हैं तो उसके ऊपर की चमक निकल जाती है, छूट जाती है। भावार्थ ये हुआ कि ये जो प्रतीक या उपमान है, तारा, कुमुदिनी या चंपे की कली, इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका है
कवियों के द्वारा कि अब इनमें कोई नयापन नहीं रहा है। इसीलिए कवि अपनी प्रेमिका की तुलना घास या बाजरे से करना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? कवि प्रेमिका से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम नहीं समझ पाओगी? तुम्हारे रूप के अर्थात तुम्हारे सौंदर्य के, तुम हो, निकट हो, इसी जादू के। ये घास और बाजरे की जो शोभा या महत्व है, वही महत्व तुम्हारा है। तुम्हारा सौंदर्य और तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो इन दो चीजों के बिल्कुल निकट है। इसीलिए इनके साथ तुम्हारी तुलना करना अनुचित नहीं है। निजी अर्थात अपने किसी सहज गहरे बोध से, बड़े ही स्वाभाविक रूप से और बड़े गहरे चिंतन से या समझबूझ से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ और कितने लगाव के साथ या जुड़ाव के साथ मैं ये सब कह रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिछली घास हो तुम चिकनी फिसलन भरी घास हो, लहलहाती लहराती हुई या झूमती हुई हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, पतले से बाजरे की तुम वो चोटी हो या बाली हो जो कि हवा में लहराती है या झूमती है। भावार्थ ये हुआ कि तुम्हें ये तो देखना ही चाहिए कि मैं तुम्हारी तुलना घास से कर रहा हूँ या बाजरे की बाली से कर रहा हूँ। इसके साथ तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि मैं ये सब कुछ कितने प्यार से कह रहा हूँ, कितने लगाव से या जुड़ाव से कह रहा हूँ। अगली पंक्तियों में कवि घास और बाजरे को शहरी सभ्यता तथा पूरी सृष्टि से जोड़कर देखते हैं। आज हम शहरातियों को, शहराती अर्थात शहर में रहने वालों के लिए, पालतू जो घर में तैयार किया गया है, मालंच बंगाली शब्द है जिसका अर्थ है फूलों का बगीचा। पर संवरी जूही के फूल से तात्पर्य है कि जूही के ऐसे फूल जिन्हें गमले में या फूलों के छोटे से बगीचे में बड़े करीने से और बड़ी मेहनत से संवार कर उगाया गया है और सजाया गया है ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। शहर में रहने वालों के लिए घर में तैयार किए गए फूलों के बगीचे में जो जूही के फूल उगाए गए हैं, उनसे भी अधिक सृष्टि के विस्तार का, इस सारी दुनिया के फैलाव का, ऐश्वर्य का, संपत्ति या शोभा का, औदार्य का, औदार्य से तात्पर्य है सहनशीलता, प्रगतिशीलता या दरियादिली, कहीं सच्चाई से भरा हुआ, कहीं प्यारा, लुभाने वाला एक प्रतीक बिछली घास है। जो चिकनी घास है वो शहर में रहने वालों के लिए इस संसार की विशालता, संसार की समृद्धि, संसार के खुलेपन की प्रतीक या सूचक है। या शरद की सांझ के या फिर शरद ऋतु की संध्या में सूने गगन जो खाली आकाश है, उसकी पीठिका पर, पीठिका अर्थात आधार या पृष्ठभूमि, दौलती कलगी अकेली बाजरे की अकेली हिलती हुई बाली भी जूही के फूलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भावार्थ ये हुआ कि शहर वासियों के लिए घास और बाजरा जूही के फूलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और दुनिया की विशालता को समझने का माध्यम है, क्योंकि ये दोनों ही लोक जीवन या लोक संस्कृति का हिस्सा है जिससे शहरी लोग आमतौर पर दूर होते हैं। अगली पंक्तियों में कवि इन दो चीजों को सारी सृष्टि से जोड़ते हैं। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, और सचमुच जब मैं इन दो चीजों को देखता हूँ, घास और बाजरे को, ये खुला वीरान, ये जो विस्तार है और खालीपन है संस्कृति का, इस सारे संसार का, इस सारी सृष्टि का घना हो सिमट आता है, मानो ये इकट्ठा होने लगता है और गाढ़ा होने लगता है। अर्थ ये हुआ कि मुझे सारी सृष्टि अपने आसपास महसूस होने लगती है इन दो चीजों के माध्यम से, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, और मैं अकेले चुपचाप अपने आप को समर्पित कर देता हूँ इस सारी सृष्टि के प्रति। शब्द जादू है। शब्दों के माध्यम से हम सुंदर अभिव्यक्ति या व्याख्या कर सकते हैं जिससे अनोखापन पैदा हो सकता है। मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? कवि प्रश्न करते हैं कि शब्दों के माध्यम से तो जादू पैदा किया जा सकता है, लेकिन ये जो चुपचाप मैं अपने आप को न्योछावर करता हूँ, समर्पित कर देता हूँ सौंदर्य के प्रति, प्रेम के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति या फिर प्रकृति के प्रति, तो क्या इस समर्पण का कोई महत्व नहीं है? अर्थात इस समर्पण का भी अपना एक अलग महत्व है जो कि शब्दों के जादू से भी बढ़कर है।